अस्सलामुअलैकुम। आज मैं आपको एक कहानी सुनाती हूँ जिसमें एक किरदार है और जिसका नाम है जैक। मुझे यकीन है कि आपने ये कहानी पहले सुनी होगी, लेकिन इस कहानी के कुछ हिस्से हैं जो शायद आपने ना सुने हों। तो मैं चाह रही हूँ उन खाली जगहों को भरना ताकि आपको पता चल जाए कि पूरी कहानी में हुआ क्या था। जैक और फलीदार पौधे का तना, यानी जैक एंड द बीन स्टॉक। तो जैक जो हैं इसको मिला एक बीन स्टॉक जो कि बढ़ रहा था और बड़ा हो रहा था, और इसके थे बड़े बड़े पत्ते। और जैक ने ये पत्ते इस्तेमाल किए अपना रास्ता बनाने के लिए। और इसी तरह ये बीन स्टॉक इतना मशहूर हुआ क्योंकि इसने जैक को इस बात की इजाज़त दी कि वो इसे सीढ़ी के तौर पर इस्तेमाल कर ले। अब वो हिस्सा जो हमने नहीं सुना वो ये था कि क्या चल रहा था जैक और बीन स्टॉक के दरमियान। वो कर रहा था वर्जिश, ठीक है, और बना रहा था बहुत सारी कार्बन डाइऑक्साइड। और जब वो ये गैस बना रहा था, ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस बतौर एक बाय प्रोडक्ट जैसे जैसे वो भाग रहा था और जल्दी में दौड़ रहा था इस बीन स्टॉक पर। और ये बीन स्टॉक इसके लिए क्या कर रहा था? ये उसको दे रहा था वो सारी ऑक्सीजन जिसकी उसे जरूरत थी। बल्कि अगर बीन स्टॉक ऐसा ना करता तो शायद जैक ये करने के काबिल ही ना होता। और हमें ये लगता कि ये कहानी जो है वो हुई है दिन के वक्त, और हम ये भी जानते हैं कि जब सूरज की रोशनी होती है वो बहुत ज़रूरी होती है ऐसे मराहिल के लिए। और हमें ऐसा लगता है कि ये प्रोसेस या ये मरहला जो है, जो नाम हम इसे देते हैं बीन स्टॉक के लिए ही, वो है फोटोसिंथेसिस। तो यहाँ असल में हो क्या रहा है, ये हम यहाँ लिख लेते हैं जैक और बीन स्टॉक के दरमियान। और असल में सारे पौधों और जानवरों के दरमियान भी ये क्या मरहला है इन दो जानदार चीजों के दरमियान। हमें मालूम है कि एक तरफ हमारे पास है बीन स्टॉक जो कर रहा है फोटोसिंथेसिस, और दूसरी तरफ हमारे पास है जैक जैसे लोग जो कर रहे हैं सेल्यूलर रेस्पिरेशन। और यहाँ हो रहा है बहुत ही दिलचस्प किस्म का सिम्बायोसिस, जिसमें दोनों एक दूसरे पर मुनहसर होते हैं काम सरंजाम देने के लिए। तो हमें चाहिए कि दोनों ही अच्छी तरह अपना अपना काम करें। तो हम एक लम्हा ले लेते हैं वो सब कुछ लिखने के लिए जो हो रहा है जैक और बीन स्टॉक के दरमियान। तो शुरू करते हैं फोटोसिंथेसिस से, बीन स्टॉक से। तो एक तरफ आपके पास है, क्या है, आपके पास है पानी, क्योंकि जाहिर है बीन स्टॉक को जरूरत है पानी की। और आपके पास है कार्बन डाइऑक्साइड, तो ये ले रहा है पानी और कार्बन डाइऑक्साइड और ये बाहर निकालेगा ऑक्सीजन और ग्लूकोज। तो मैं ग्लूकोज लिखूंगी यहाँ और ऑक्सीजन इसके नीचे। तो ये हैं इनपुट और आउटपुट्स फोटोसिंथेसिस के। और दूसरी तरफ आपके पास काफ़ी मिलती-जुलती चीज़ें हैं। यहाँ इनपुट्स में, यानी जो चीज़ अंदर जानी है, इसमें मौजूद है ऑक्सीजन और ग्लूकोज जो अंदर जाएँगे। यहाँ आप बहुत ज़्यादा मुमासिलत देखेंगे। तो यहाँ अंदर जाएँगी ऑक्सीजन और ग्लूकोज। जैक ये दोनों चीज़ें लेगा और फिर इन्हें करेगा प्रोसेस और फिर ये आउटपुट देगा, यानी बाहर निकालेगा पानी और कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये लगता बहुत 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 अच्छा है, ठीक है? यहाँ हर चीज़ तवाज़ुन में है इस वक़्त, तो ये ऐसे बहुत अच्छा लग रहा है। अब अगर देखें तो लगता है कि सिर्फ़ जैक को बीन स्टॉक की ज़रूरत नहीं थी, बल्कि बीन स्टॉक को भी जैक की उतनी ही ज़रूरत थी। जिस तरह मैंने यहाँ ये बनाया है इस हिसाब से। अब याद रखें कि इसमें कुछ भी नहीं हो पाता अगर 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 सूरज की रोशनी ना होती। हमें यहाँ ज़रूरत है रोशनी की, तवानाई की, यानी लाइट एनर्जी की। बल्कि यही है इन सब चीज़ों का मकसद, ठीक है? तवानाई हासिल करना। तो यहाँ ज़रूरी है रोशनी की तवानाई का होना। मैं यहाँ प्लस का निशान लगा रही हूँ, बल्कि मैं एक गोल दायरा भी बना देती हूँ क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है और मैं नहीं चाहती कि आप इसे भूलें। अब यहाँ इस तरफ जैक को कुछ और भी मिल रहा है। इसको मिल रही है केमिकल एनर्जी। बल्कि ये तो इस्तेमाल ही कर रहा है केमिकल एनर्जी ताकि ये मदद करे इसके बीन स्टॉक पर चढ़ने में। तो केमिकल एनर्जी यहाँ आती है एटीपी की शक्ल में। ये मॉलिक्यूल है ज्यादा तवानाई का, तो यहाँ पर जैक और बीन स्टॉक जा रहे हैं रोशनी की तवानाई से कीमियाई तवानाई पर, इस्तेमाल करते हुए सामने लिखी हुई दो इक्वेशंस को। अब आया वो हिस्सा जिसकी लोग अक्सर दाद नहीं देते, और मैं आपको बता दूं कि ये पूरी कहानी है भी नहीं, बल्कि यहाँ कुछ है जो साथ साथ चल भी रहा है। और वो ये है कि यहाँ पौधे की तरफ भी सेल्यूलर रेस्पिरेशन चल रही है।
तो याद रखें कि सिर्फ इंसान या यहाँ मौजूद जैक को ही सिर्फ तवानाई की ज़रूरत नहीं होती, बल्कि पौधे को भी चाहिए होती है तवानाई। बल्कि अगर ये यहाँ फ़ौरन रोशनी की तवानाई ले भी ले तो इसको रास्ता ढूंढना पड़ेगा अपना केमिकल एनर्जी तलाश करने के लिए, ताकि ये वो सारी चीज़ें कर सके जो इसे करनी थी। इसको भागने दौड़ने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि पौधे चलते फिरते नहीं हैं, लेकिन ज़रूरत पड़े नई जड़ें बनाने के लिए, नए फूल बनाने के लिए, और ये चीज़ें मांगती हैं तवानाई। फोटोसिंथेसिस जो है ये हो रहा है दिन के वक्त, लेकिन हर वक्त पौधों में काबिलियत होती है एक चीज़ करने की, जिसे कहते हैं सेल्यूलर रेस्पिरेशन, जिस तरह इंसान करते हैं। पौधे और इंसान काफ़ी हद तक मुमासिलत रखते हैं, काफ़ी ज़्यादा। अब एक बहुत अहम सवाल खड़ा होता है कि क्यों पौधे अपना ही ग्लूकोज और ऑक्सीजन इस तरफ निकाल देते हैं या भेज देते हैं, जबकि इसकी ज़रूरत है यहाँ इसे खुद। ये क्यों इसको छोड़ देता है और इससे निजात हासिल करता है? तो बात यह है कि ग्लूकोज जो है वो अक्सर चला जाता है सब्जियों और फलों में जो हम खाते हैं, लेकिन जहाँ तक ऑक्सीजन की बात है, ये बनाते हैं ज़्यादा ऑक्सीजन, इतनी ज़्यादा कि ये इसे खुद भी इस्तेमाल कर सकें और यहाँ जैक को भी इस्तेमाल करवा सकें या उसे दे सकें। तो यहाँ मौजूद होती है इसकी ज़रूरत से भी ज़्यादा मिकदार ऑक्सीजन की। तो इस चीज़ के बारे में जानकर खुशी भी हुई और अच्छा भी लगा। अब अगर हम यहाँ एक प्लैनेट बनाएं, जैसे यहाँ ये हमने बनाया अर्थ या दुनिया हमारी, और सोचें कि हमारे पास अब हज़ारों जैक्स हैं और हज़ारों बीन स्टॉक्स भी हैं, बल्कि हज़ारों भी नहीं, आप सोचें कि जैसे करोड़ों बीन स्टॉक्स हैं। और असल में भी ऐसा ही है, हमारी दुनिया में करोड़ों पौधे मौजूद हैं और इंसान भी मौजूद हैं और जानवर भी मौजूद हैं। तो अब सोचें कि एटमॉस्फेयर या हमारा जो माहौल है ये कैसा दिखेगा। ये है, समझें, एटमॉस्फेयर। तो ये कैसा लगेगा? जाहिर है कि एटमॉस्फेयर में होती हैं गैसेस, तो वो गैसेस कौन सी होंगी? तो जिस तरह यहाँ चीज़ें बनाई हैं, इससे लगता है कि इसमें बहुत सारी ऑक्सीजन होगी और बहुत सारी कार्बन डाइऑक्साइड। तो शायद अगर देखें तो 50% ऑक्सीजन हो और 50% कार्बन डाइऑक्साइड, जैसा कि हमारी जानकारी है। अब सच्ची बात यह है कि ये सच नहीं है। अगर आप एटमॉस्फेयर को गौर से पढ़ें या एयर को या हवा पर तहकीक करें, तो पता चलता है कि रेशियोज जो हैं वो थोड़े से मुख्तलिफ हैं, बल्कि थोड़े से नहीं, काफ़ी मुख्तलिफ हैं। तो मिसाल के तौर पर ऑक्सीजन जो है वो है तकरीबन 21%, और कार्बन डाइऑक्साइड की मिकदार है तकरीबन 1%, बल्कि इससे भी कम। अब आप सोचेंगे कि भाई बाकी की हवा में क्या है फिर? तो इसमें मौजूद है 78% या फीसद नाइट्रोजन। अब नाइट्रोजन जो है ये मौजूद है प्रोटीन्स में हमारे, ये मौजूद है डीएनए में हमारे। लेकिन नाइट्रोजन गैस जो है ये है N2, और ये गैस बहुत ज़्यादा रिएक्टिव नहीं होती। ये अपने आप में ही खुश रहती है और ये किसी भी चीज़ के साथ रिएक्ट करना पसंद नहीं करती। अब चूंकि हमें पता है कि हमारे पास बहुत कम कार्बन डाइऑक्साइड होती है एटमॉस्फेयर में, और अगर हम अपने ग्राफ को देखें यहाँ, तो ऑक्सीजन जो है वो कुछ इस तरह दिखेगी और नाइट्रोजन सबसे ज़्यादा, ऐसे और ये ऐसे, सबसे ज़्यादा। और हमारा एटमॉस्फेयर कुछ इस तरह का दिखेगा, ये भरा हुआ है नाइट्रोजन से। और अगर देखें कार्बन डाइऑक्साइड को, तो ये कुछ ऐसी दिखेगी, ऐसी, बल्कि ये भी ज़्यादा है। तो ये है हमारा एटमॉस्फेयर। अब अगर आप सोचें कि ये सारा नाइट्रोजन आ कहाँ से रहा है, तो क्योंकि हम अपनी इक्वेशंस में हमने इसका पहले जिक्र नहीं किया, तो ज़्यादातर नाइट्रोजन जो है ये मौजूद है, ऐसा साइंटिस्ट्स कहते हैं कि ये मौजूद है तब से जब दुनिया या अर्थ में एटमॉस्फेयर खुद भी नहीं बना था, और इसीलिए ये आज तक ज़्यादा मिकदार में मौजूद है। तो आज के लिए इतना ही।